हेलो एवरीवन। मैंने आपको पहले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। ठीक है, आज अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, कौन सी इंटेस्टाइन? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत के बारे में। अब देखिए, मैंने आपको पहले वीडियो में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताया था। आज अपन लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अध्ययन करेंगे। मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम से हम लार्ज इंटेस्टाइन को आसानी से पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें आपने देखा होगा जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम भाग होता है, अंतिम खंड होता है। किसका? एलिमेंट्री कैनाल का। ये पूरी देखिए यहां से लेकर के ये पूरी क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ठीक है। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में अगर हम देखें तो जो अंतिम पार्ट होता है उस अंतिम पार्ट को ही हम क्या कह रहे होते हैं? अंतिम पार्ट को ही हम कह रहे होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। पहले वाले वीडियो में देखिए मैंने यहां से स्टोमक से आपको शुरू करा था, इस वाले पार्ट से शुरू करा था। ठीक, और ये पार्ट लेकर के यहां तक आए थे। ये पूरा का पूरा पार्ट यहां से लेकर के, और ये बहुत सारी कॉलिंग दिखाई दे रही है, इस वाले पार्ट को तो हम स्मॉल इंटेस्टाइन कह रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद जब यहां से शुरू होंगे तो ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट और ये पूरा पार्ट और यहां तक एनस तक ये जो पार्ट है ये कौन सी वाली आंत को रिप्रेजेंट कर रहा होता है? लार्ज इंटेस्टाइन को। इसको हम कौन सी आंत कह रहे होते हैं? बड़ी आंत कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये कह रहे होते हैं कि ये आहार नाल का अंतिम खंड होता है जिसे हम बड़ी आंत कह रहे होते हैं। और इस बड़ी आंत का जो डायमीटर होता है या व्यास होता है वो अधिक होता है। देखो आप, ये छोटी आंत तो कैसी दिखाई दे रही है? डायमीटर इसका कम है, और ये बहुत चौड़े चौड़े पार्ट से दिखाई दे रहे हैं, इसका डायमीटर क्या है? ज्यादा है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसका जो डायमीटर होता है या व्यास होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है, और यह आंत भी 3 भागों से मिलकर के बनती है, जिसमें एक भाग होता है जिसको हम कह रहे होते हैं सीकम, दूसरा पार्ट होता है जिसको हम कह रहे होते हैं रेक्टम, और तीसरा पार्ट होता है इसको हम कह रहे होते हैं कॉलम। ठीक है, आप चाहो तो इसको सीकम, कॉलम, रेक्टम कह सकते हो। इनमें कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप चाहो तो इसको एक सीक्वेंस में भी ले सकते हो। सीक्वेंस में अगर लेना होगा तब तो हम क्या कहेंगे? सीकम पहले आएगा, इसके बाद में कॉलम वाला पार्ट आ जाएगा, और ये जो रेक्टम होता है ये पार्ट सबसे अंत में आता है। ठीक है ना। सीकम को यहां पर अंधनाल कहते हैं, या इसका एक नाम होता है उंडो, और कॉलम को कह रहे होते हैं बृहदांत्र। कौन सी? बृहदांत्र। ठीक है, और रेक्टम को बोला जाता है मलाशय। ठीक है ना। क्या बताया मैंने? जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यह एलिमेंट्री कैनाल का अंतिम खंड होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। इसका डायमीटर ज्यादा होता है, और ये भी कितने भागों से मिलकर बनी होती है? 3 भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, जिसमें देखिए ये वाला पार्ट जो आरोही भाग है इसको हम कॉलम कह रहे होते हैं। ये वाला भाग ट्रांसवर्स अंतस्थ भाग होता है, नीचे की तरफ जा रहा है, ये कौन सा वाला भाग होता है? अवरोही भाग होता है। और ये वाला भाग कौन सा होता है? मलाशय होता है, जिसको हम रेक्टम कह रहे होते हैं। और देखिए ये छोटा पार्ट क्या होता है? सीकम होता है या उंडुक होता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर ये आती है कि ये जो सीकम वाला पार्ट है, ये सीकम वाला पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर होता है, संधि पर होता है।
ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट इलियम होता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला भाग क्या होता है, कॉलन। इसका मतलब है लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के जंक्शन पर, जोड़ पर या संधि पर पाए जाने वाले पार्ट्स को ही हम क्या कह रहे होते हैं, सीकम कह रहे होते हैं। ठीक है, और ये सीकम कैसा होता है, ये सीकम यहां पर एक छोटी सी पार्ट के रूप में होता है। अब देखिए इस सीकम से पीछे की तरफ देखोगे आप, एक छोटा सा प्रवध, अंगुली के समान एक प्रवध निकला रहता है। इसकी लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर होती है, व्यास इसका 1 सेंटीमीटर होता है, और इसको हम क्या कह रहे होते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स या क्रम रूपी परशेषिका। यह हमारे शरीर में अवशेषी होता है और इसका कोई भी कार्य नहीं होता। ठीक है, इसके पश्चात ये जो इलियम वाला भाग होता है और ये कॉलम वाला भाग होता है, इस इलियम और इस कॉलम वाले भाग के मध्य यहां पर जहां पर ये जुड़ते हैं, इस वाले पार्ट में एक अपर्चर होता है, और इस अपर्चर को हम नाम दे रहे होते हैं इलियोसिकल बाल्ब। इलियोसिकल बाल्ब, हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिकांत्र कपाट। कौन सा कपाट, त्रिकांत्र कपाट। ठीक है, ये त्रिकांत्र कपाट क्या करता है, छोटी आंत से भोजन को या इलियम से भोजन को कॉलम में तो जाने देता है, लेकिन कॉलम से भोजन को वापस इलियम में नहीं जाने देता। ठीक है, किसमें वापस नहीं जाने देता है, इलियम में वापस नहीं जाने देता है। अर्थात इलियम से कॉलम में तो भोजन आएगा, लेकिन कॉलम से इलियम में भोजन वापस नहीं जाएगा। किसके द्वारा ये काम रेगुलेट हो रहा है, इलियोसिकल बाल्ब या त्रिकांत्र कपाट के द्वारा। ठीक है ना। इसके देखिए पश्चात हम यहां पर अगर चाहें तो इस बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी जिस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बना करके अपन एक्सप्लेन कर रहे थे, उस दिन भी मैंने आपको ये कहा था कि जब इस अपेंडिक्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है तो ये वाला भाग क्या करता है, ग्रोथ करना शुरू कर देता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, और तब यहाँ पर बहुत ही सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। उसको हम अपेंडिक्स कह देते हैं। डॉक्टर लोग क्या करते हैं, इसको यहां से हटा देते हैं या इसको ऑपरेट कर देते हैं, क्योंकि ये कैसा पार्ट है, अवशेषी भाग होता है, इसलिए इसको यहां से हटाने में या ऑपरेट करने में शरीर पर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन देखिए एक चीज यहां पर जानने योग्य ये होती है कि वे लोग जो अधिकतर दांतों के द्वारा फिजिकल डाइजेशन पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो रॉ मटेरियल होता है, चने होते हैं, मक्का होती है, गेहूं होते हैं, इनको भुनवा के खा रहे होते हैं, चबा चबा के खा रहे होते हैं। या आपने देखा है बहुत सारे लोग जहां पर गन्ना बहुत होता है वहां पर गन्ने को स्वतः दांतों से छील करके ही उस गन्ने से रस को चूस कर प्राप्त कर रहे होते हैं। या बहुत सारे लोग जैसे आपने सैलेड देखा होगा, गाजर है चाहे मूली है, इसको अच्छी तरह से चबा के काट के खा रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि अपेंडिक्स में एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं होती है। अधिकतर वे लोग जो चीविंग विशेष रूप से नहीं करते हैं, बहुत ही जल्दी में रहते हैं, ऐसे लोगों में ये देखा गया है कि अपेंडिक्स में एबनॉर्मल ग्रोथ होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए इसके पश्चात ये जो कॉलम वाला भाग होता है ये भी 3 भागों से मिलकर बनता है, जिसमें एक तो ये कौन सा वाला भाग होता है, एसेंडिंग, इसको हम क्या कह रहे होते हैं, एसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलम, अर्थात ये कॉलम का आरोही भाग होता है। एक भाग ये होता है ट्रांसवर्स पार्ट ऑफ कॉलम, ये कॉलम का अनुप्रस्थ भाग होता है, और एक पार्ट ये नीचे की तरफ जा रहा होता है डेसेंडिंग पार्ट ऑफ कॉलम, इसको हम कह रहे होते हैं ये कॉलम का अवरोही भाग होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। कौन सा वाला पार्ट हुआ ये कंप्लीट, ये पूरा का पूरा
कॉलन से लेकर के। अब देखिए आगे हम चल रहे होते हैं, किसके बारे में बता रहे होते हैं, रेक्टम और एनस के बारे में। ये जो रेक्टम होता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत के अंतिम भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, मलाशय कह रहे होते हैं, रेक्टम कह रहे होते हैं। और ये रेक्टम किसके द्वारा बाहर खुल जाता है, एनस के द्वारा बाहर खुलता है। एनस का मतलब होता है गुदा के द्वारा बाहर खुलता है। और इस एनस के चारों तरफ दो प्रकार के स्फिंक्टर लगे होते हैं, अवरोधनी लगी होती हैं। एक आंतरिक अवरोधनी होती है, आंतरिक अवरोधनी, और दूसरी बाह्य अवरोधनी होती है। कौन सी अवरोधनी होती है, बाह्य अवरोधनी। ठीक है, ये वाली जो स्फिंक्टर होती है, अवरोधनी होती है, ये तो स्मूथ मसल से बनी होती है। कौन सी पेशियों से, चिकनी पेशियों से। ठीक है, और ये कौन सी पेशियों से बनी होती है, रेखित पेशियों से बनी होती है। इस तरह से इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो अंतिम वाला भाग रेक्टम होता है, ये रेक्टम एनस के द्वारा बाहर खुल जाता है। एनस के चारों तरफ दो अवरोधनी या स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर होता है, एक एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल स्फिंक्टर किससे बना होता है, स्मूथ मसल से, और जो एक्सटर्नल होता है ये किससे बना होता है, स्टिटेड या स्टिप्ड मसल से बना होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इसमें हम आगे बता रहे होते हैं जो बड़ी आंत है या लार्ज इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन का अगर हम टीएस काटते हैं, टीएस मीन्स ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, तो ये सेक्शन काटने पर इसमें भी कितने हमें ऊतकी स्तर दिखाई देते हैं, 4। कितने दिखाई दे रहे होते हैं, 4 दिखाई दे रहे होते हैं। जिसमें इसमें भी सबसे बाहर की तरफ क्या होती है, सिरोसा लेयर होती है। सेकंड इसमें भी क्या होगा, सिरोसा के बाद में मस्कुलर लेयर या मसल्स लेयर, और तीसरा इसमें सबम्यूकोसा, और चौथी जो लेयर होती है सबसे अंदर होती है, भीतर होती है, इसको हम म्यूकोसा कह रहे होते हैं, या इसको शिलीस्मिका स्तर कह देते हैं। ये लस्सी स्तर होता है, ये पेशीय स्तर होता है। कहीं पर ये 2 स्तरों से बना होता है, कहीं पर 3 से बना होता है। जैसे स्टोमक में मैंने बताया था 3 से बना हुआ था, बाकी जगह कितने से बना होता है, 2 से। और इसके बाद आधा शिलीस्मिका होती है, और फिर अंत में कौन सी होती है, शिलीस्मिका होती है। ठीक है, ये जो शिलीस्मिका होती है, इस स्तर के द्वारा बड़ी आंत में केवल किसको स्रावित किया जा रहा होता है, श्लेष्मा को। बड़ी आंत में श्लेष्मिका के द्वारा किसको स्रावित किया जा रहा होता है, श्लेष्मा को स्रावित किया जा रहा होता है। और इस श्लेष्मा के अंदर क्या उपस्थित होते हैं, बाइकार्बोनेट्स उपस्थित होते हैं। कौन से आयंस, बाइकार्बोनेट आयंस उपस्थित होते हैं। ठीक है, तथा बड़ी आंत में बिलाई नहीं पाए जाते। बिलाई का मतलब होता है रसायन को, जो आपने छोटी आंत में देखे थे, जो सरफेस एरिया को बढ़ा रहे होते हैं, ये बिलाई लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं। अर्थात यहाँ पर ये कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं, इनका अभाव होता है। ठीक है, किसका, बिलाई का। इसके पश्चात श्लेष्मिका की जो कला कोशिकाएं होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, कौन सी कोशिकाएं, वो कला कोशिकाएं। इन कोशिकाओं में एंजाइम्स नहीं होते। कौन से एंजाइम्स, पाचक एंजाइम्स, अर्थात ये एंजाइम्स भी क्या होते हैं, इनमें एब्सेंट होते हैं। ठीक, इसके पश्चात एक सबसे बड़ी इसमें जो विशेषता होती है वो ये होती है कि जो बड़ी आंत का कौन सा वाला मस्कुलर लेयर जो होता है, या जिसको हम अनुदैर्ध्य पेशी स्तर कह रहे होते हैं, इसकी 3 पट्टिकाएं, किसके रूप में,
तीन ही गोलाई के रूप में व्यवस्थित होती हैं या रूप में स्थित होती हैं। ठीक है, ये देखिए जो बीच में लाइन सी दिखाई दे रही है, इसको हम क्या नाम दे रहे होते हैं, तीनी गोलाई कह रहे होते हैं ये। ठीक है ना, कॉलम के अंदर दिखाई दे रही होती है। अब ये जो तीनी गोलाई है, ये कितनी पट्टिकाओं के रूप में, तीन पट्टिकाओं के रूप में किसकी परत से बनती है, अंधेरे पेशी परत से। ठीक है, और इन तीनी गोलाई के मध्य में या बीच में जो आंतरिक भित्ति होती है, ये क्या करती है, फूल करके हॉस्टोरिया बना देती है। हॉस्टोरिया का मतलब होता है चूषकांग, एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, ये देखो आप देख रहे हो ना, ये दोनों तरफ से इस तरह से ये उभार से दिखाई दे रहे हैं। ये जो उभार होते हैं इनको हम क्या कह रहे होते हैं, हॉस्टा या हॉस्टोरिया। ठीक है, जो किसके कारण बना है, जो तीन पट्टिकाएं हैं इनके बीच बीच में आंत की या बड़ी आंत की जो भित्ति है वो उभार के रूप में दिखाई दे रही होती है। इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, हॉस्टोरिया या चूषकांग कह देते हैं। ठीक, ओके। इसके साथ साथ हम कह रहे होते हैं कि बड़ी आंत में बहुत सारे अनेकों सिम्बियोटिक बैक्टीरिया भी उपस्थित होते हैं। सिम्बियोटिक बैक्टीरिया का मतलब होता है सहजीवी जीवाणु भी उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं किसमें, बड़ी आंत में। ठीक है, इस तरह से हम इस एक डायग्राम से ही स्मॉल इंटेस्टाइन को भी एक्सप्लेन कर दिए थे, और उसी डायग्राम में हम कौन सी वाली इंटेस्टाइन को, लार्ज इंटेस्टाइन को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर ये डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर एक बार हमारी समझ में आ जाता है तो इसमें हम आसानी से नोट बना सकते हैं। उस नोट में हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हमें नोट लिखना है इसका, तो सबसे पहले क्या बताओगे, बड़ी आंत, एलिमेंट्री केनाल का कौन सा खंड, अंतिम खंड होती है जिसे बड़ी आंत कह देते हैं, जिसे बड़ी आंत कह देते हैं। ठीक है, इसका व्यास या डायमीटर कैसा बताया था अभी मैंने, इसका व्यास अधिक होता है, डायमीटर अन्य की कंपैरिजन में कैसा होता है, अधिक होता है। ठीक है, लंबाई इसकी कितनी बताई थी अभी मैंने, इसकी लंबाई लगभग 1.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 1.5 मीटर होती है। और यह भाग तीन भाग या भागों से मिलकर बनता है। जैसे कौन बनाते हैं बताया था मैंने, एक तो कौन सा भाग होता है, सीकम, दूसरा कॉलन, और तीसरा क्या बताया था, रेक्टम। ठीक है, सीकम कहां पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एवं लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन पर। के
जंक्शन पर या की संधि पर होता है या जोड़ पर होता है, संधि पर होता है या क्या बता दोगे, जोड़ पर होता है। ठीक है, इसके पश्चात इसी में देखिए नेक्स्ट मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था कि ये जो सीकम है कहां पर है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की संधि पर। साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि सीकम के पश्च सिरे पर अंगुली समांतरवत जो 1 सेंटीमीटर व्यास और 8 सेंटीमीटर लंबा होता है, क्या कहलाता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहलाता है। ठीक है, ये देखो बताया था हमें, पेन जैसा पूंछ जैसा लगा होता है, इसी को हम क्या कह रहे होते हैं, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कह देते हैं। ठीक, इसके बाद यह कैसा होता है, अवशेषी, अर्थात इसके कोई कार्य नहीं होते। यह वेस्टिगियल होता है, अवशेषी होता है, इसके कोई कार्य नहीं होते। ठीक है, कैसा बता दिया आपने, वेस्टिगियल ऑर्गन। ठीक है, आगे मैंने इसी के बारे में क्या बताया था कि जहां पर ये इलियम किससे जुड़ रहा है, सीकम के साथ, यहां पर एक छोटा सा अपर्चर होता है, अर्थात हम कह सकते हैं इलियम और कॉलन के बीच में इलियो सीकल बाल्ब पाया जाता है। ठीक है, क्या करता है ये है किसको, भोजन को या पदार्थों को इलियम से कॉलन में तो जाने देता है, लेकिन वापस इलियम में आने से रोकता है, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने क्या बताया था कि ये बड़ी आंत भी कितने भागों से मिलकर के बनी हुई है, 3 भागों से, और इसका भी अगर आप देखोगे तो पार्ट 3 हो जाते हैं। हम यहां कह सकते हैं कि कॉलन भी 3 भागों से बनी होती है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, जो कौन से होते हैं, आरोही, असेंडिंग, अवरोही, डिसेंडिंग तथा अनुप्रस्थ।
ट्रांसवर्स भाग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। नोट में आप ये आसानी से लिख दोगे अगर वो आपने क्लियर समझा हुआ तो। ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने इसलिए आपको बताया था ना कि अगर आप पूरा इसको एक्सप्लेन कर लेते हो सही ढंग से, अगर इसको इलास्ट्रेशन को समझ जाते हो, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर को हम समझ लेते हैं, तो इसका नोट आसानी से अपनी लैंग्वेज में बहुत इफेक्टिवली बनाया जा सकता है। ठीक है, इसी को और एलोबरेट करते हुए, जिसमें आगे आप हेडिंग दे सकते हैं रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये किसका भाग है? बड़ी आंत का, अर्थात रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा खंड होता है? अंतिम खंड। ठीक है, अंतिम पार्ट होता है, अंतिम खंड होता है, कह सकते हैं कि नहीं? जो किसके द्वारा? जो एनस या गोदा के द्वारा बाहर खुलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिमेंट्री कैनाल कहां पर खुल गई? बाहर। ठीक, एनस के चारों तरफ स्फिंक्टर्स, अवरोधनी होती हैं। दो होती हैं वैसे तो, एक बाह्य होती है, ठीक है, जिसको हम एक्सटर्नल कह देते हैं, और एक आंतरिक होती है, एक आंतरिक अवरोधनी। अवरोधनी को स्फिंक्टर कह रहे होते हैं जो चिकनी पेशियों से तथा बाह्य अवरोधनी रेखित पेशियों से बनी होती है। कौन सी पेशियों से? रेखित पेशियों से बनी होती है। ठीक है, ये किसमें आप लिख सकते हो? रेक्टम एंड एनस में, या लार्ज इंटेस्टाइन के साथ ही इसको कंटिन्यू किया जा सकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें अगर हम इस बड़ी आंत का टीएस काटे, तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि इसमें भी कितने स्तर होते हैं? 4। बड़ी आंत की भित्ति में 4 स्तर पाए जाते हैं। सभी में मैंने बताया था 4 ही होते हैं। ठीक है, जिसमें श्लेष्मिका के द्वारा, जो सबसे लोअर बताया था, नीचे की तरफ बताया था, के द्वारा किसका स्राव होता है? श्लेष्मा का स्राव किया जाता है। ठीक है, जिसमें कौन से आयन बताए थे अभी थोड़ी देर पहले मैंने? बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं, आयन होते हैं। ठीक है, बड़ी आंत में
रसांकुर बिलाई नहीं पाए जाते। बताया था मैंने अभी, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, नहीं पाए जाते हैं। और साथ में क्या बताया था, श्लेष्मा की उपकला कोशिकाओं में पाचक एंजाइम नहीं होते, पाचक एंजाइम नहीं होते। ठीक है, साथ में देखिए इसकी जो मस्क्यूलर लेयर होती है, आंत या कॉलम कह सकते हो, आंत की अनुदैर्ध्य पेशी परत की 3 पट्टिकाएं। बताया था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको, किसके रूप में, तीनी कोलाई। ये लाइनें बताई थी ना पड़ी हुई है बीच में, के रूप में स्थित होती हैं। ठीक है, अब देखिए इनके बीच बीच में क्या होगा, जो ये आंत की भित्ति है वो हॉस्टर बना लेगी। ठीक है, तीनी कोलाई के बीच बीच में कौन, आंत भित्ति उभार के रूप में क्या बना देती है, हॉस्ट्रा। ठीक है, उभार के रूप में क्या बनाएगी, हॉस्ट्रा बना देती है। हॉस्ट्रा को कह रहे होते चूस का अंग। चूस का अंग बना देती है। ठीक, और लास्ट में मैंने बताया था कि इस बड़ी आंत में अनेकों कौन से वाले जीवाणु, सिम्बियोटिक बैक्टीरिया, सहजीवी जीवाणु भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, कौन सा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने आपको बताया था एलिमेंट्री केनाल के अंतिम भाग को हम क्या कह रहे होते हैं, बड़ी आंत। इसका व्यास ज्यादा होता है, 1.5 मीटर लंबी होती है, छोटे छोटे 3 भागों से मिलकर बनती है, जिसमें एक सीकम होता है, कॉलन होता है और रेक्टम होता है। ठीक है, सीकम बड़ी और छोटी आंत के जोड़ पर पाया जाता है। सीकम से 1 सेंटीमीटर व्यास की 8 सेंटीमीटर लंबा अंगुली के समान प्रवृत्त वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहला रहा होता है। इलियम और कॉलन के बीच में यहाँ पर एक छिद्र होता है, जिसको हम त्रिकांत कपाट के द्वारा नियंत्रित करते हैं। ये इलियम से भोजन को किस में आने देता है, कॉलन में, वापस इलियम में नहीं जाने देता। फिर मैंने आपको बताया था कॉलन यहाँ पर 3 भागों में, ये आरोही, ये अनुप्रस्थ और ये अवरोही। ठीक, अब इसका जो बड़ी आंत का अंतिम भाग है रेक्टम, किसके द्वारा बाहर खुल गया, एनस के द्वारा। एनस के चारों तरफ जो पेशियां हैं वो मैंने आपको बता दी। इस तरह से ये पूरा का पूरा बड़ी आंत कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना, ओके।